स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसके पहले जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था मैटर का, तब ये भी देखा था कि एटम जो होता है ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो इस एटम के बारे में बताने के लिए हमने डिफरेंट थ्योरीज को यूज़ किया था। तो ये एटम है, ये कैसा है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा, ये एटम किसका बना हुआ है, ये किस प्रकार से कंबाइन होता है, एक एटम और दूसरा एटम इन दोनों में क्या सिमिलरिटी रहेगी और क्या डिफरेंस रहेगा, ये सब कुछ हमको पढ़ना है। और ये पढ़ने के लिए हम डिफरेंट थ्योरीज को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और जितने भी हम लोग थ्योरी यूज़ करने वाले हैं उनमें से पहला जो थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उस थ्योरी को बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है ये सबसे पहला थ्योरी है जिसने क्या किया था, एटम के बारे में बताया था। तो इस थ्योरी का जो मेन कंसेप्ट है वो सिर्फ एटम के आसपास घूमेगा। तो डाल्टन्स पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने ये बताया था कि एटम एग्जैक्टली होता क्या है और साथ में इस एटम का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। ठीक है, तो डाल्टन के हिसाब से एटम जो होता है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। कैसा है? इनडिविजिबल पार्टिकल। तो जो भी मैटर होता है, मतलब हम बात करेंगे मैटर की, तो मैटर जो होता है वो एटम का बना हुआ है, ऐसा बताया था डाल्टन ने। साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि मैटर जो होता है वो n नंबर ऑफ एटम से बना रहेगा, लेकिन एटम जो रहेगा वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इस डस्टर को लेता हूँ। ये डस्टर एक मैटर है और इस मैटर को हम लोग ऐसे कट करते हैं। तो जब हम इसे कट करेंगे तब ये जो मैटर होता है, ये जो डस्टर रहेगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होगा। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड किया और डिवाइड किया और डिवाइड करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम के ऊपर इस डस्टर के उस एक छोटे पार्टिकल को डिवाइड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कट करते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम के ऊपर इस डस्टर को कट करना डिफिकल्ट हो जाएगा और उस टाइम पे डस्टर का हमको एक बहुत छोटा पार्टिकल मिलेगा। अभी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जिसको डिवाइड कर सकते हैं वो डिविजिबल, और जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं इट इज इनडिविजिबल। तो डिविजिबल, इनडिविजिबल दोनों का मतलब क्या है? बड़ा पार्टिकल है उसको तोड़ सकते हैं, दैट इज डिविजिबल। छोटा पार्टिकल रहेगा उसको फिर से हम लोग कट नहीं कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज द इनडिविजिबल। जैसे आपकी मम्मी ने आपको एप्पल दिया और बोला आपको कि इस एप्पल को कट करना है, तो आपने एक एप्पल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मम्मी ने फिर से बोला फिर से डिवाइड करो, उसको और दो पार्ट में डिवाइड करोगे। अब इस प्रकार से आप उस एप्पल को कट करते जा रहे हो। बहुत टाइम के बाद जब आप उस एप्पल को बहुत बार कट करोगे तो अब आपके पास एक छोटा सा एप्पल का पीस रहेगा। अब आपको मम्मी ने बोला है कि आपको उसको भी कट करना है, तो आप उसको कट करते जाओगे तो जो पार्ट रहेगा और छोटा हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम के ऊपर आपके पास उस एप्पल का एक छोटा सा पीस रहेगा और उस पीस को फिर से कट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे पार्टिकल को हम बोलते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल। तो यहाँ पे जो एप्पल रहेगा वो मैटर का काम करेगा और उस मैटर का जो इनडिविजिबल पार्टिकल होता है दैट इनडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम। नॉर्मली हम लोग चौक का एग्जांपल ले सकते हैं। जो चौक होता है वो चौक को हम लोग मैटर बोल सकते हैं, क्योंकि इफ मैं इस पेन को एज अ चौक कंसीडर करता हूँ और इस पेन को मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, तो इस चौक ने इतना सारा स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो ये चौक जो रहेगा वो किसका काम करेगा? मैटर का।
अब चौक को तोड़ते जा रहे हैं, तो चौक बाद में क्या होगा, वो चौक जो रहेगा वो छोटे से पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस पार्टिकल को फिर से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उस पार्टिकल को बोलेंगे इनडिविजिबल पार्टिकल। तो डाल्टन का कहना ऐसा था कि मैटर जो होता है वो इनडिविजिबल पार्टिकल का बना होता है, और इस इनडिविजिबल पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। तो ये था डाल्टन्स का सबसे पहला पॉइंट। उन्होंने बोला था कि मैटर इज कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल एंड दैट इंडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम। फिर उन्होंने बोला कि ये जो एटम होता है, ये एटम नाम का वर्ड दो पार्ट से बना हुआ है, अ प्लस टोमियो। कौन से वर्ड से बना हुआ है, ए प्लस टोमियो, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा एटोमियो। क्या होता है, एटोमियो, और एटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल। ठीक है, टोमियो का मतलब होता है डिविजिबल, ए का मतलब होता है इनडिविजिबल। तो अटोमियो जो वर्ड आता है, इस अटोमियो वर्ड का मतलब होता है इनडिविजिबल, और इसीलिए हमने इस अटोमियो वर्ड को मॉडिफाई किया डाल्टन ने, और मॉडिफाई करने के बाद उसने क्या बोला, इसको एटम बोला। ठीक है, तो एटम नाम का वर्ड बनता है अटोमियो से। अटोमियो को दो पार्ट में डिवाइड किया, ए एंड टोमियो। ए का मतलब इन और टोमियो का मतलब होता है डिविजिबल। तो जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ऐसे इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। और सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला था कि एटम नाम का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला था कि एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, तो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये जो मैटर होता है, उस मैटर का जो फंडामेंटल पार्टिकल रहेगा, इस फंडामेंटल पार्टिकल को क्या बोलेंगे, एटम। अब फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने एक 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में टॉपिक पढ़ा होगा, सेल। ठीक है, ये बायोलॉजी वाला सेल है, फिजिक्स वाला सेल नहीं है। जो बैटरी में यूज करते हैं वो सेल नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर, क्योंकि बायोलॉजी में सेल का मतलब अलग होता है और फिजिक्स में सेल का मतलब अलग होता है। केमिस्ट्री में भी सेल का मतलब अलग ही होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में सेम होता है, बायो में सेल का मतलब डिफरेंट होता है। हम यहाँ पे लिविंग सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग सेल की। तो सेल का डेफिनेशन क्या था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल का मतलब होता है जो बेस है। तो हमारी जो बॉडी है, ये हमारी बॉडी ऑर्गन सिस्टम से बनती है। किससे बनती है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो ऑर्गन से बनते हैं। ऑर्गन जो होता है वो टिश्यू से बनेगा, और टिश्यू जो रहेगा वो किससे बनेगा, सेल से बनेगा। इसका मतलब हमारी जो ऑर्गन सिस्टम है उसका सबसे छोटा जो पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, सेल। तो सबसे छोटा पार्ट जो होता है जिससे ये पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बना है, ये सेल है, और इसीलिए सेल को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी जो लाइफ है, इस लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है। वैसे ही ये जो मैटर है, इस मैटर का फंडामेंटल यूनिट क्या है, एटम है, और इसीलिए कहा जाता है कि एटम जो रहेगा इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। उसके बाद उन्होंने बोला कि एटम जो होता है इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब ना ही हम इनको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कि ये मेरे पास जो पेन है, ठीक है, अब ये जो पेन है ये सोडियम का बना हुआ है। सोडियम जो मेटल होता है, या तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि हमारे पास घर में आयरन का रॉड है।
ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे एक आयरन का रॉड है जो हम घर पे नॉर्मली होता है, ठीक है। तो ये हमारा आयरन का रॉड है। अब मैंने बोला कि ये आयरन का रॉड है, तो आयरन का सिंबल क्या है? Fe। इसका मतलब यहाँ पे जो आयरन है, ये आयरन जो रहेगा वो किसका काम करेगा? मैटर का। और आयरन के अंदर जो सबसे छोटा पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? आयरन का एटम रहेगा। और आयरन का सिंबल क्या है? Fe। तो यहाँ पे जो हमने आयरन का रॉड लिया हुआ है, इस रॉड में n नंबर ऑफ आयरन के एटम्स है, n नंबर ऑफ आयरन्स के एटम है। तो यहाँ पे जो n नंबर ऑफ आयरन के एटम्स है, तो इन एटम्स को कंबाइन करके क्या बना हुआ है? मैटर बना हुआ है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो आयरन का जो पार्टिकल्स है, मतलब यहाँ पे जो आयरन है, इस आयरन Fe के जो एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम इस कॉर्नर का आयरन और इस आयरन को हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते जाएंगे, तो उसका छोटा पार्टिकल क्या रहेगा? एटम। अब क्या करते हैं, ये जो आयरन का रॉड है, उनमें से इस कॉर्नर का मैं एक आयरन का एटम या पार्टिकल निकालता हूँ, और मैंने इस साइड के कॉर्नर में से एक आयरन के पार्टिकल को निकाला। तो ये भी यहाँ से मैंने एक छोटा सा पार्ट निकाला जिसको हम बोलेंगे एटम। हमने इस कॉर्नर से भी एक आयरन का छोटा सा पार्ट निकाला है और उसको भी बोलेंगे आयरन का एटम। तो यहाँ पे हमने एक आयरन का एटम निकाला है, यहाँ पे हमने दूसरा आयरन का एटम निकाला हुआ है। अब इन दोनों आयरन के एटम को हम लोग चेक करेंगे कि इन दोनों के प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगे। तो इस आयरन का जो रॉड था, ये आयरन का रॉड n नंबर ऑफ आयरन के एटम से बना हुआ है, क्योंकि ये आयरन का रॉड क्या है? मैटर है। तो इस मैटर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल है, तो जो पार्टिकल किसके रहेंगे? आयरन के। तो मैंने बोला कि यहाँ पे n नंबर ऑफ आयरन के पार्टिकल है, उसमें से लेफ्ट साइड के कॉर्नर का एक आयरन का एटम मैंने लिया और राइट साइड के कॉर्नर का एक आयरन का एटम लिया, और इन दोनों आयरन के एटम्स के प्रॉपर्टीज को मेजर करता हूँ। क्या मेजर करता हूँ? प्रॉपर्टीज को मेजर करता हूँ। तो इन दोनों के जो प्रॉपर्टीज, अब यहाँ पे जो आयरन का है, मतलब आयरन का जो एटम है, इसका मैंने मास मेजर किया और इसका भी मास मेजर किया। तो ये पता चला कि इन दोनों आयरन के एटम्स का जो मास है वो कैसा है? सेम है। मतलब एक ही मैटर के दो एटम और दोनों एटम का जो मास है वो कैसा है? आइडेंटिकल है। फिर मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड का जो आयरन का एटम है इसका साइज मेजर किया। फिर राइट साइड में से आयरन का जो एटम मैंने निकाला था उसका मैंने साइज मेजर किया, और बाद में पता चला कि इन दोनों का साइज जो है वो भी सेम है। इससे पता क्या चला कि आयरन का रॉड एक मैटर है, वो n नंबर ऑफ आयरन के एटम से बना हुआ है। तो आप उनमें से किसी भी आयरन के एटम को निकालो, किसी दो आयरन के एटम को रैंडमली सिलेक्ट करो और उन दोनों का मास चेक करो और उन दोनों का साइज चेक करो, तो पता ऐसे चला कि उन दोनों का मास भी सेम है और इन दोनों का साइज भी सेम है। इससे एक बात पता चलती है कि किसी भी मैटर के अंदर, एक पर्टिकुलर मैटर के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उन एटम्स का मास, साइज, ऐसे प्रॉपर्टीज जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ऑल एटम्स ऑफ अ मैटर आर आइडेंटिकल। वो आइडेंटिकल किस में है? आइडेंटिकल रहेगा, उनका मास सेम रहेगा, उनका जो शेप रहेगा वो फिक्स रहेगा, उनका साइज जो रहेगा वो क्या रहेगा? शेप, मतलब एक सेम रहेगा। तो ऑल एटम्स ऑफ अ मैटर आर आइडेंटिकल। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड के आयरन और राइट साइड के आयरन दोनों पार्टिकल को निकाला, दोनों का मास चेक किया, दोनों का साइज चेक किया, तो ये कैसा था? इक्वल था, ये सेम था, ये आइडेंटिकल था। तो इस एक्सपेरिमेंट से डाल्टन ने एक और पॉइंट हमको बताया। तो उन्होंने बोला कि ऑल एटम्स ऑफ अ मैटर
आर आइडेंटिकल, उनका मास आइडेंटिकल रहेगा, उनका शेप आइडेंटिकल रहेगा, उनका साइज जो रहेगा वो भी कैसा रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। ठीक है, साथ में इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल। अब क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पे पेन है, ये भी एक मैटर है, इस मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल रहेगा, अब ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, तो इसका सबसे छोटा जो पार्टिकल निकालूंगा उसको बोलूंगा एटम ऑफ पेन। अब मेरे पास यहाँ पे डस्टर है, इसका सबसे छोटा पार्टिकल निकालेंगे उसको बोलेंगे एटम ऑफ डस्टर। तो अब मैंने यहाँ पे डस्टर का एक एटम लिया, साथ में मैंने पेन का एक एटम लिया, क्या दोनों के एटम जो रहेंगे वो सेम रहेंगे? ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये वुड का बना हुआ है, सेम रहेंगे डिफरेंट रहेंगे? ये डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, आयरन का रॉड था, तो हमने आयरन के रॉड में से n नंबर ऑफ आयरन के एटम्स निकाले और उनमें से किसी भी दो आयरन के पार्टिकल को हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर किया, तो वो कैसे थे, आइडेंटिकल थे। अब यहाँ पे मेरे पास एक एल्यूमिनियम का रॉड है, किसका रॉड है, एल्यूमिनियम का। अब ये रॉड जो रहेगा वो मैटर रहेगा, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो मैटर है वो n नंबर ऑफ एल्यूमिनियम के पार्टिकल से बना हुआ है। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड का एक पार्टिकल निकाला एल्यूमिनियम का, फिर राइट साइड से मैंने एक और एल्यूमिनियम का पार्टिकल निकाला, तो ये रहेगा 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पे रहेगा 2nd एटम ऑफ एल्यूमिनियम। अब मैं इन दोनों का मास देखता हूँ, तो क्या लगता है, इन दोनों का मास सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? अरे यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम, तो इस एल्यूमिनियम एलिमेंट जो है वो स्मॉल पार्टिकल का बना हुआ है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम के एटम्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो एल्यूमिनियम के एटम्स रहेंगे इनका मास कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, क्योंकि ये सेम एलिमेंट के बने हुए हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का मास कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आयरन का रॉड है, तो मैं आयरन के एटम को और एल्यूमिनियम के एटम को कंपेयर करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे जो एटम है वो किसका है, आयरन का है, यहाँ से जो एटम कंपेयर कर रहे हैं वो एल्यूमिनियम का है। दोनों सेम एलिमेंट है, डिफरेंट है? अब दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो जो मास आयरन के एटम का रहेगा, क्या वही मास एल्यूमिनियम के एटम का रहेगा? नहीं रहेगा। तो इन दोनों के जो प्रॉपर्टीज रहेंगे वो कैसे रहेंगे, डिफरेंट। सेम एलिमेंट के बने हैं तो प्रॉपर्टी सेम है, सेम एलिमेंट के बने हुए हैं तो प्रॉपर्टी सेम है। ये डिफरेंट एलिमेंट के बने हुए हैं तो प्रॉपर्टी कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल बी डिफरेंट इन नेचर। तो जो नेचर एल्यूमिनियम का एटम शो करता है वही नेचर आयरन का एटम शो नहीं करेगा, मतलब इन दोनों का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। प्लास्टिक के पेन का एटम और इस डस्टर का जो एटम रहेगा वो दोनों डिफरेंट रहेंगे। इस एटम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, इसके एटम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे जल जाएगा, दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब इन दोनों का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो इस पॉइंट को एक और बार रिपीट कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। जब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर से आइडेंटिकल, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। और लास्ट में उन्होंने बताया था कि ये जो एटम होता है, एटम मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, तो एटम जो रहेगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन।
मतलब जहाँ पे भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है या तो केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट करने वाला है, तो वो पार्ट करने वाला सबसे छोटा जो पार्टिकल रहेगा वो कौन रहेगा? एटम रहेगा। अब रही बात केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो हमने पिछले वीडियो में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे और वहाँ पे देखा था कि वो किस प्रकार से केमिकल कॉम्बिनेशन शो करेगा। यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि ये क्या करेगा? एक केमिकल रिएक्शन करेगा। तो जितने भी एलिमेंट्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, तो उन एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिकल रहेगा वो क्या रहेगा? एटम रहेगा। तो ये था डाल्टन के बारे में। अब ये डाल्टन का थ्योरी जो हुआ था, उसने कुछ बातें बताई थी। सबसे पहले बताया था एटम क्या होता है, एटम इज द इनडिविजिबल पार्टिकल। फिर डाल्टन ने ये भी बोला कि उसने एटम नाम ही क्यों रखा, तो उन्होंने बोला कि एटोमियो वर्ड है वो A + 2 से बना हुआ है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने का मतलब होता है इंडिविजिबल, और इसीलिए उसने एटोमियो से क्या बनाया? एटम बनाया। फिर उन्होंने बोला कि एटम जो रहेगा वो फंडामेंटल पार्टिकल रहेगा, बेसिक यूनिट रहेगा मैटर का। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एटम को ना ही हम लोग डिवाइड करेंगे, ना ही हम लोग क्या करेंगे? मतलब बना सकते हैं। ऑल एटम्स ऑफ मैटर आर आइडेंटिकल, जितने भी एटम्स रहेंगे वो आइडेंटिकल रहेंगे, उनका मास सेम रहेगा, शेप सेम रहेगा, साइज सेम रहेगा, और एटम जो रहेगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद आया था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्या आया था? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आने का रीजन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो डाल्टन ने बोला था कि एटम जो रहेगा वो इंडिविजिबल रहेगा, तो बाद में ऐसा पता चला कि एटम जो रहेगा वो डिविजिबल है। वो कैसा है? डिविजिबल है। और उस एटम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोला था न्यूक्लियर रीजन, तो न्यूक्लियर पार्ट, और दूसरों को बोला था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। कौन सा पार्ट? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एटम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। डाल्टन ने बोला था वो इंडिविजिबल है, मॉडर्न थ्योरी ने बोला कि ऐसा नहीं है, एटम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक रहेगा न्यूक्लियर और दूसरा रहेगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। ठीक है। फिर उन्होंने बोला था कि ऑल एटम्स ऑफ मैटर आर आइडेंटिकल, मतलब सेम एलिमेंट के जो एटम्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे। अब देखो, मैंने बोला है कि यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक जो है ये कार्बन का बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पे दूसरा एक और कार्बन का ब्लॉक लिया हुआ है, और ये भी कार्बन जो रहेगा वो n नंबर ऑफ कार्बन एटम से बना हुआ है। तो दोनों के दोनों कार्बन के ही मैटर है, और ये जो कार्बन रहेगा वो n नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स के बने हुए हैं। तो क्या होना चाहिए? यहाँ से जो मैं कार्बन का एक एटम निकालूंगा और इस मैटर में से कार्बन का एक एटम निकालूंगा, तो ये भी कार्बन का बना हुआ है और ये भी कार्बन का बना हुआ है। तो इन दोनों में से जो कार्बन के एटम निकालेंगे, हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इस पॉइंट के हिसाब से उन दोनों के जो प्रॉपर्टीज रहेंगे वो कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए। लेकिन मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है एटम्स, मतलब इन्होंने क्या बोला था कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स रहेंगे वो आइडेंटिकल रहेंगे। इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट शो सम डिफरेंट प्रॉपर्टी। डाल्टन ने बोला था कि वो आइडेंटिकल रहेंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन मॉडर्न थ्योरी का ऐसा कहना है कि ऐसा नहीं है।
मतलब हमने सोचा था कि यहाँ पे जो कार्बन रहेगा इसका जो मास रहेगा वो, और यहाँ पे जो मतलब कार्बन रहेगा, इन दोनों का मास कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास नंबर 12 है, तो अपर साइड के मैटर में से जो कार्बन मिलेगा इसका मास कितना होना चाहिए, 12, और लोअर साइड में जो मिलेगा यहाँ का भी मास कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये किसने बोला था, डाल्टन ने, और उसी पॉइंट को बाद में स्टडी किया गया तो उनको ऐसे पता चला कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन के एक एटम का मास 12 है, तो यहाँ पे जो एक कार्बन है, इस कार्बन के एक एटम का मास कितना है, 13 है। अब पहला जो ब्लॉक था कार्बन का, और दूसरा जो ब्लॉक है वो भी कार्बन का है, लेकिन पहले ब्लॉक में कार्बन का मास है 12 और दूसरे में एक कार्बन का मास है 13। अब ये तो डिफरेंट हो गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कार्बन है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर जो रहेगा वो कितना है, 6। देखो एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास नंबर इज 12। यहाँ पे हमने देखा तो एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 6 है। तो अब पता ऐसे चला कि यहाँ पे इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे एक एटम का जो मास है वो 12 है, तो यहाँ पे एक एटम का मास जो रहेगा वो 13 है, लेकिन दोनों के दोनों जो है वो कार्बन के ही बने हुए हैं। मतलब दोनों का जो एलिमेंट है वो कॉमन है, कौन सा है, कार्बन, लेकिन दोनों कार्बन होने के बावजूद भी दोनों का मास डिफरेंट है। मतलब वो कैसे है, आइडेंटिकल नहीं है। और इसलिए मॉडर्न थ्योरी ने उस पॉइंट को चेंज किया जो ये कहता था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। यहाँ पे उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि ये जो कार्बन है उसके एटम्स के प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो इसलिए कहा जाता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स शो सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब उनके प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। और ऐसे कंपाउंड्स को उन्होंने बोला था आइसोटोप। क्या बोला था, आइसोटोप। तो उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पे हमको जो कार्बन मिला हुआ है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास नंबर 12 है। फिर इस कार्बन के ब्लॉक से हमको जो कार्बन मिला हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास नंबर 13 है। तो यहाँ पे मास 12 है और यहाँ पे मास 13 है। तो फिर क्या किया, उनको पता चला कि ये दोनों सेम एलिमेंट के बने होने के बाद भी इन दोनों का मास डिफरेंट है, एक एटम का। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि एटम तो सेम है, एलिमेंट तो सेम है, लेकिन उनके एटम्स जो रहेंगे उनका मास डिफरेंट है। फिर कंपेयर किया तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे स्पीसीज को हम बोलेंगे आइसोटोप। क्या बोलेंगे, आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। लोअर साइड में होता है एटॉमिक नंबर और अपर साइड में रहेगा मास नंबर। मास नंबर मास बताता है, ठीक है। तो इन दोनों कंपाउंड को आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। और एटॉमिक मास डिफरेंट है मतलब कुछ प्रॉपर्टीज जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो सम एलिमेंट्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोप। अब उन्होंने दूसरा एक एग्जाम्पल लिया, तो उन्होंने क्या किया, फिर पोटेशियम और कैल्शियम इनके एटम को स्टडी किया। तो ऐसा पता चला कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर रहेगा 40 और पोटेशियम का मास नंबर रहेगा 40। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम के एटम का मास कितना है, 40। पोटेशियम के एक एटम का मास कितना है, 40। यहाँ पे कैल्शियम के एक एटम का मास कितना है, 40। अब ये जो ब्लॉक है ये कैल्शियम का बना हुआ है और ये जो ब्लॉक है ये कैसा बना हुआ है, पहला जो ब्लॉक है वो पोटेशियम का बना हुआ है और दूसरा जो ब्लॉक रहेगा वो कैल्शियम का बना हुआ है। तो
कैल्शियम और पोटेशियम दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, और जब दोनों अलग अलग एलिमेंट रहेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। तो डिफरेंट एटम्स के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो ये पोटेशियम का बना हुआ है, ये कैल्शियम का बना हुआ है, तो दोनों के प्रॉपर्टीज कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है, पोटेशियम का मास भी 40 है और कैल्शियम का मास भी 40 है। मतलब ये जो पॉइंट उन्होंने बोला था डाल्टन ने कि सेम एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, आइडेंटिकल रहेगा, और डिफरेंट एटम्स जो रहेंगे वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे, ऐसा नहीं है। वो एटम डिफरेंट है, एटम डिफरेंट है लेकिन प्रॉपर्टी सेम है, एटम सेम है लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एटम्स सेम रहेंगे तो प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, क्योंकि देखो एटम्स डिफरेंट है, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है, फिर भी उनका मास सेम है। यहाँ पे एटम सेम है लेकिन उनका मास कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ से इन्होंने बोला कि ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट शो सम डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स शो सिमिलर प्रॉपर्टी। मतलब जो पॉइंट डाल्टन ने बोला था उसी पॉइंट को इन्होंने क्रॉस किया और ये बोला कि उन्होंने जो बोला था कि सेम एटम्स आइडेंटिकल होने चाहिए, तो यहाँ पे ये बात गलत हो गई, क्योंकि सेम एटम्स डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं और डिफरेंट एटम्स सेम प्रॉपर्टी क्या करेंगे? शो करेंगे। क्लियर? हाँ, उन्होंने एक बात को माना कि एटम्स जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा? केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जो लास्ट पॉइंट बोला था डाल्टन्स का, उस पॉइंट को एज इट इज यूज किया किसने? मॉडर्न थ्योरी ने। क्लियर? अब उन्होंने बोला था कि एलिमेंट सेम है तो उसके एटम्स आइडेंटिकल होने चाहिए। अब मैंने बोला कि मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन जो रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा? कार्बन के ही फॉर्म में रहेगा। ये कार्बन ना ही नाइट्रोजन बनेगा ना ही हाइड्रोजन बनेगा। तो डाल्टन ने बोला था कि इफ ये मैटर कार्बन का बना हुआ है तो ये हमेशा कार्बन का ही रहेगा। इफ ये मैटर कैल्शियम का बना हुआ है तो ये हमेशा कैल्शियम का ही रहेगा। हम कैल्शियम को कार्बन में या कार्बन को कैल्शियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उस पॉइंट को एक बार फिर से स्टडी किया मॉडर्न साइंटिस्ट ने और ये पता किया कि एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर एलिमेंट। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक एटम को, एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट, ऑफ अदर एलिमेंट। लेकिन ये जो है ये सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन पे होता है। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में होगा। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा? हम यहाँ पे यूरेनियम को यूज करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास नंबर 238 है। कितना है? एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास नंबर 238। ये रेडियोएक्टिव रिएक्शन शो करता है और यहाँ पे बनाता है TH। TH का मतलब होता है थोरियम, और थोरियम जो रहेगा वो रहेगा 90 और ये रहेगा 234। साथ में ये क्या करता है? अल्फा पार्टिकल को बनाता है। और अल्फा पार्टिकल जो रहेगा वो कौन से फॉर्म में रहेगा? एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन। ये हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं वो इस प्रकार का नेचर शो नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो गया और साथ में उसने क्या किया? एनर्जी को रिलीज किया। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है।
तो इसमें हमको यूरेनियम का एटम मिलेगा, लेकिन यहाँ से हमको क्या मिलेगा, थोरियम का एटम मिला। तो जहाँ पे पहले यूरेनियम के एटम्स प्रेजेंट थे, अब वो यूरेनियम के एटम्स किस में कन्वर्ट हो गए, थोरियम में कन्वर्ट हो गए। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हम लोग एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कन्वर्ट करने के लिए हम लोग E = mc² नाम का इक्वेशन यूज करते हैं, और इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन। तो ये आइंस्टाइन इक्वेशन ये बोलता है कि अब देखो यहाँ पे यूरेनियम के एक एटम का मास कितना था, 238, वही थोरियम के एक एटम का मास कितना है, 234। मतलब हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब यूरेनियम जब थोरियम में कन्वर्ट हुआ, तो यूरेनियम का एटम जब थोरियम में कन्वर्ट हुआ, तो इसका मतलब उसका मास कम हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया है, और ये एनर्जी जो रहेगा वो एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे उसने अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया तो उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गया, एटॉमिक मास नंबर भी चेंज हो गया, और इसीलिए जो पहले यूरेनियम था वो अब क्या बन गया, थोरियम बन गया। इसका मतलब एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट। तो ये होता है किसके बारे में, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। तो कुछ बातें इन्होंने एज इट इज डाल्टन के थ्योरी में से ली, और कुछ बातें इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है, जो बातें डाल्टन ने बोली थी उस बातों को उन्होंने खारिज किया, और ये बोला कि ऐसा नहीं है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं उनके एटम्स सेम है, डिफरेंट है, और कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स ऐसे हैं उनके एटम्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर?